जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आरपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज जो अपनी चल रही है उसमें आज है हमने नेक्स्ट जो लेक्चर लिया है। और आज का लेक्चर आप लेना बहुत अच्छा आपको लगेगा और आपको फील होगा कि पीवाईक्यू भी कोई चीज़ होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो ये है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी। तो ये किया गया था, आपको पता होगा, 24वां संविधान जो भी संशोधन है। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन जो 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके तहत जो है ये संविधान के अंदर ये सब जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति है ये संविधान संशोधनों विधेयक पर उनको अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन है, ये आपको पता ही है 3 जनवरी जो है 1977 को लागू हुआ था। और ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट है, ये सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। 44वां संविधान संशोधन है, ये इसका एंटी है 42वीं को आप पता है इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। मैं आपको मूल कर्तव्य यहाँ पर पूरा जो है क्लियर करा देता हूँ। लगभग 15 से 20 मिनट का टॉपिक है और हमें अच्छा भी लगेगा। मूल कर्तव्य के लिए सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। पहले जो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, इसको याद भी आप ऐसे रख सकते हो क्योंकि इसके अंदर 3 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, कितने शब्द दिए गए हैं? 3, प्रभुता, एकता और अखंडता। तो इसका मतलब ये तीसरा मूल कर्तव्य है। ठीक है, किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे के अंदर। 3 इसके अंदर नाम आता है, प्रभुता, अखंडता और जो है एकता। तो इसके अंदर 3 है तो तीसरे के अंदर रखा गया है, ये आपको याद रखना है। मूल कर्तव्य है ये भारत के संविधान के अंदर जो है स्टार्टिंग से नहीं है, उनको 42वें संविधान संशोधन जो किया गया था उसके तहत इनको जोड़ा गया था। 26 फरवरी 1976 की बात है। 26 फरवरी 1976 की बात है। कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे डी के बरुआ साहब। क्या थे? इनका नाम क्या था? डी के बरुआ साहब थे, जिन्होंने सरदार सवर्ण सिंह की समिति में जो है सरदार सवर्ण सिंह समिति का गठन किया था। ठीक है, सरदार सवर्ण सिंह समिति के अंदर टोटल 12 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? टोटल 12 मेंबर थे, जिनके अंदर सवर्ण सिंह जो है ये खुद अध्यक्ष थे। सवर्ण सिंह है ये खुद अध्यक्ष थे। उनके बाद में जो कुछ सदस्य आ जाते हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, उनमें एक आ जाता है ए आर अंतुले। एक थे जिनका नाम था सिद्धार्थ शंकर रॉय। क्या नाम था? सिद्धार्थ शंकर रॉय। एक का नाम था सी एम स्टीफन साहब। सी एम स्टीफन साहब। एक का नाम था रजनी पटेल। ये याद रखना आप और साथ साथ में गिनते भी रहना कि कितने हो गए हैं। ठीक है, मेरे जितने याद आ रहे हैं मैं उतने बता रहा हूँ। तो रजनी पटेल, सी एम स्टीफन साहब, ए आर जो है अंतुले साहब है और सिद्धार्थ शंकर रॉय भी है। वी ए सैयद भी आ जाता है, एक वी ए सैयद भी थे। और वीपी साठे भी थे। वी एन जो बनर्जी भी थे। और डीसी गोस्वामी थी। ठीक है, डीसी गोस्वामी और डीपी सिंह। ये कुल मिला के टोटल इसके अंदर 12 मेंबर थे। ठीक है, समिति के जो सरदार सवर्ण सिंह समिति में टोटल 12 मेंबर थे। 26 फरवरी 1976 को डी के बरुआ ने इस समिति का क्या किया था? गठन किया था। और इस समिति की सिफारिश पर ही है जो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसी संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अंदर एक भाग जो है 4A और अनुच्छेद जो है 51A जोड़ा गया था और जिसके अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, ये हमने रसिया से ली है। संयुक्त जो है रसिया से, यूएसएसआर से हमने ये जो मूल कर्तव्य वाला जो टॉपिक है ये हमने लिया है वहाँ से। फिर ये आता है कि मूल कर्तव्य है इनकी पालन करना ये जरूरी है या फिर नहीं है। मूल कर्तव्य कितने हैं? सरदार सवर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य सुझाए थे? सवर्ण सिंह समिति ने बोला था कि मूल कर्तव्य है वो 8 जो है जोड़े जाने चाहिए। लेकिन जब इसको लागू किया गया तब इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। वो 10 मूल कर्तव्य कौन कौन से थे वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। पहला जो मूल कर्तव्य था वो था कि संविधान के जो भी संविधान की क्या करनी है? पालना करनी है आपको। संविधान की पालना करनी है तो संविधान का पालन करना है। उसके जो भी आदर्श हैं, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं उनको आपको याद रखना है। उसके जो भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज है, इन चारों को भी क्रम से याद रखना। उसके आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है? आपको सम्मान करना है। ठीक है, यहाँ पर एक जो शब्द लिखा हुआ है आदर या सम्मान आपको करना है। यहाँ पर जो राष्ट्रगान शब्द है ये एक ही अनुच्छेद है जहाँ पर ये राष्ट्रगान शब्द का उल्लेख है, इसी अनुच्छेद में केवल। दूसरा जो हमारा मूल कर्तव्य था वो ये था कि स्वतंत्रता जो है के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करते हैं
उनके जो भी आदर्श है उनको अपने हृदय के अंदर क्या करना है, रखना है। यानी स्वतंत्रता के लिए जो प्रेरित करने वाले जो भी है थे, ठीक है, आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उनको अपने हृदय के अंदर संजो के रखना है। तीसरा जो अपने यहीं पर दिया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। चौथा इसमें यह था कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर जो है तैयार रहें, या फिर आह्वान किए जाने पर जो है रक्षा करें देश की। तो चौथे को आप ऐसे याद भी रख सकते हो, चार और तैयार। ठीक है, चार और तैयार, इसको ऐसे बोलते हैं ना जो कौन सी लैंग्वेज है ये, चार और तैयार। तो चार और तैयार यानी देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। पांचवा आ जाता है जो समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना से संबंधित है, कि ऐसी प्रथाओं को आपको त्याग करना है जो महिलाओं की डिग्निटी के विरुद्ध है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, और भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। और जो समान समरसता एवं जो भ्रातृत्व की भावना है वो किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से परे होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी चार शब्द जो है यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आप कंटिन्यू याद रख सकते हो। एक तो याद रख सकते हो आप धर्म, फिर आपको याद रखना है भाषा, और फिर आपको याद रखना है प्रदेश, और लास्ट में आपको याद रखना है वर्ग। तो जो भी भेदभाव है उनसे परे होना चाहिए। छठा जो था वो मूल करते हुए यह था कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। यानी छह, क्या छह, छह को आप याद रखना है कि क्या छह, छह हमारी जो संस्कृति छह, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। छह से संस्कृति के छह, संस्कृति छह, यानी हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसका रक्षा करनी है अपन को, और उसका क्या करना है, हमें परिरक्षण करना है। साथ साथ में अगर हम रहेंगे, सातवां ये था कि अगर साथ साथ के अंदर रहेंगे तो हमें साथ साथ के अंदर वन, झील, नदियां भी चाहिएगी। तो वन, झील और नदियां, वन, झील, नदी और वन्य जीव का क्या करना है, हमको संरक्षण करना है, और प्राणी जो भी है उसके प्रति हमें क्या रखनी है, दया का भाव रखना है। यानी सातवां जो मूल कर्तव्य था, साथ साथ अपन को क्या रखना है, वन, झील, नदी की रक्षा करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उनका संरक्षण करना है। आठ में ये याद रख सकते हो, आठ के अंदर ये है कि आठ का ठाठ, ठाठ कब होंगे, जब हमारा जो है विज्ञान बढ़ेगी, जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और जब अपन के अंदर कुछ सुधार होगा तो अपन क्या करेंगे, ठाठ करेंगे। तो यानी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए, ज्ञानार्जन होना चाहिए, और सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। तो ये आठ के अंदर ठाठ है, और ठाठ अपन को कब होंगे, जब हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, हमारे के अंदर जो है सुधार की कुछ भावनाएं होगी, हमारा जब ज्ञान वर्धन होगा तो हम क्या करेंगे, ठाठ करेंगे। ये एक बार मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, याद करने का तरीका है। फिर जो 9 नंबर था वो ये था कि नो नो नो, नो से आप ये सकते हो नो, यानी हिंसा नहीं करनी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा नहीं करनी है, ये 9 नंबर के अंदर जोड़ा गया था। 10 नंबर के अंदर ये जोड़ा गया था कि जो व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी गतिविधियां से, यानी आप एक तो कर सकते हो खुद, और एक जो है कम्युनिटी के अंदर भी बोल सकते हो, लोगों को मिलाकर भी क्या कर सकते हो, उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाना है, ये 10 नंबर के अंदर जोड़ा गया था। तो ये सब जो 10 मूल कर्तव्य है ये पहले ही 1942 के अंदर ही जोड़ दिए गए थे, सॉरी 1900 जो 42वां संविधान संशोधन है उसी के तहत जोड़ दिए गए थे। बाद में जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, ठीक है। इसको भी याद रखने का तरीका ये है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो 8 6 बराबर कितना आएगा, 2, माइनस में करोगे तो ये 86वां संविधान संशोधन जिसके तहत जो है 2002 में हुआ था, जिसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य कुछ भी नहीं है, ये है कि जो भी माता पिता या फिर जो भी अभिभावक है वो क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये मैंने आपको जो है 11 के 11 मूल कर्तव्य बता दिए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी मैंने आपको बता दी है कंप्लीट। ये हमारा जो 11 मूल कर्तव्य है, ये 11 मूल कर्तव्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके साथ में कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं कि जो वाजपेयी सरकार है उन्होंने 1998 के अंदर, मैंने कल पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन देखा था, उसमें ये भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी समिति है जो जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो 1998 के अंदर वाजपेयी सरकार के द्वारा जे.एस. वर्मा समिति का जो है गठन किया गया था। कौन सी समिति का, जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया, और उन्होंने मूल कर्तव्यों को लागू करने संबंधी कुछ जो है प्रस्ताव दिए थे, कुछ अनुशंसाएं उन्होंने की थी। 1990 के अंदर इन्होंने अपनी क्या दी थी, रिपोर्ट दी थी। कांग्रेस का ये था कि मूल कर्तव्य संविधान के अंदर है नहीं, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, मूल कर्तव्य जोड़ के संविधान के अंदर। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। एक जो है वाद आता है बिजो एमेन्युअल बनाम केरला राज्य का है, जो मे बी 1987 का है। उसमें ये बोला गया था कि जो
राष्ट्रीय गान है उसका उसको गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सम्मान करना पड़ेगा, और ये भी मूल कर्तव्य से ही प्रेरित है। ये भी आपको याद रखना है। एम एन वेंकटचलैया का भी एक था जो कमीशन था, एक एम एन वेंकटचलैया, एक रंगनाथ मिश्र का भी था, कि रंगनाथ मिश्र जो है ये इनका 2000, रंगनाथ मिश्र बनाम जो भारत संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया, 2003 का मामला था, वो भी ये मूल कर्तव्य से संबंधित था। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो मूल कर्तव्य वाला जो चैप्टर है ये आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, और अगर मूल कर्तव्य आपको रिवीजन करना हो तो आप यहाँ से इसको रिवीजन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? अब इस टॉपिक पर भी आप लगभग है ना वो 15-20 से मिनट चर्चा कर सकते हो। तो संविधान का ऐसा कौन सा जो है भाग जो कि पंचायतों से संबंधित है? तो आपको पता है भाग 8 है, इसके अंदर भाषाएं दी गई है। भाग 9 के अंदर और 9A और 9B के अंदर, तो 9A के अंदर है ये 9 के अंदर पंचायतें दी गई है, ठीक है। 9 के अंदर क्या दी गई, पंचायतें, और 9A के अंदर क्या दी गई है, वो दिए गई हैं नगर पालिकाएं। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर यहाँ पर ये आ जाता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां और 74वां संविधान जो भी संशोधन है, मैं आपको आज 73वां संविधान संशोधन यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ कि 73वां संविधान जो भी संशोधन है ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव जो है उनकी सरकार में ही किया गया था। इसके तहत जो है ये 9वां भाग जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और टोटल इसके अंदर 29 विषय रखे गए थे। इसका जो शीर्षक था वो थी पंचायतें। इसका शीर्षक कौन सा था, पंचायतें जो है इसकी शीर्षक थी। ये भी इसके अंदर आपको याद रखना है। 73वां जो संविधान संशोधन है ये भारत के अंदर लागू होता है, वो 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 को अंदर लागू होता है, और राजस्थान के अंदर ये लागू होता है 23 अप्रैल 1994 को। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। राजस्थान के अंदर 23 अप्रैल 1994 को ये लागू हो जाता है। इसके साथ साथ में जो 73वें संविधान संशोधन के तहत कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो 243 से लेकर 243 ओ तक, ये टोटल अनुच्छेद जोड़े गए थे 16। इस अनुच्छेद को अब एक बार हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 243 के अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई है, और ये मैंने आज जो है व्लॉग के अंदर भी बताया, आप देखना कि 243 के अंदर क्या दी गई है, कुछ परिभाषाएं दी गई है। 243 जो अनुच्छेद है उसके अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई है कि 243 जो है क के अंदर है ये जिला की परिभाषा, ख के अंदर जो है ये ग्राम सभा की परिभाषा, ग के अंदर मध्यवर्ती स्तर की परिभाषा, ख के अंदर ये पंचायतों की परिभाषा। 243 ए के अंदर ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करेगी, वो कार्य का निर्धारण कौन करेगा, तो वो कार्य का जो निर्धारण है वो जो विधानमंडल करेगा। 243 बी के अंदर ये बोला गया है कि जो है पंचायतों का जो गठन कहाँ पर किया जाएगा, और जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उनको मध्यवर्ती स्तर से छूट भी दी गई थी। 243 सी के अंदर भी इनकी संरचना से संबंधित था, इनकी संरचना क्या क्या होगी। 243 डी के अंदर है ये आरक्षण है। डी के अंदर क्या दिया गया है, आरक्षण है। 243 जो ई है इसके अंदर इसका कार्यकाल है। ई वैसे भी 5 के अंदर आता है, और 5 वर्ष ही हर किसी का कार्यकाल होता है, तो इसको आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, ठीक है। 243 एफ, और एफ के अंदर आता है फेल। ये भी आप याद रखिए, एफ फॉर फेल होता है, लेकिन इसके अंदर उनकी योग्यताएं दी गई है, क्या क्या उनकी नियोग्यताएं हैं वो दी गई है, पंचायत के जो भी सदस्य होंगे उनकी। 243 एफ के बाद जी आ जाता है, जिनके अंदर उनकी शक्तियां दी गई है। जी के बाद जो अगर आप एच मान सकते हो, जो इनके अंदर जो है कर वाला सिस्टम आ जाता है, कर क्या लगाएंगे नहीं लगाएंगे। और एच के बाद में आई आ जाता है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर एक वित्त आयोग होगा। और वित्त आयोग के बारे में आपको पता ही है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे के लाल देवपुरा, तीसरे के कौन थे, जो बी डी कल्ला, चौथे की ज्योतिकर्ण, और पांचवें की ज्योतिकर्ण के बाद में कौन थे, प्रद्युमन सिंह। छठे के आ जाते हैं, बीच में एक थे, वो आप मेरे को जरूर बताना। पंचायतों का ये है कि राजस्थान के अंदर जो है ये राजस्थान पंचायत जो विभाग बना था 1949 के अंदर पंचायत विभाग बना था। और बीकानेर रियासत पहली ऐसी रियासत थी जिसने 1928 के अंदर जो है ये ग्राम सभा स्थापित की थी। 1938 के अंदर जयपुर के अंदर ग्राम सभा की स्थापना की गई थी, और 1943 के अंदर सिरोही के अंदर जो है स्थापना की गई थी। 1944 के अंदर है ये जो है भरतपुर के अंदर की गई थी, और 1949 के अंदर है ये करौली के अंदर जो है पंचायत की स्थापना की गई थी, ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम जो 1953 के अंदर बना था, जो कि लागू 1 जनवरी 1954 को हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 1954 को ये लागू हो गया था। और राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम है जो कि 1949 के अंदर बना था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर राजस्थान में पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां बनती है, जिनके अंदर आप याद रख सकते हो। हरिश्चंद्र माथुर समिति बनती है 1963 के अंदर।
और 1964 के अंदर जो है सादी कली समिति बनती है, जिन्होंने बोला था कि जो पंचायत जिला प्रमुख और जो जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान हैं, उनके चुनाव में ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं और अध्यक्ष भाग लेने चाहिए। 1973 के अंदर जो है सादी कली की समिति बनती है। सादी कली जो सॉरी सॉरी 1973 के अंदर गिरधारी लाल व्यास समिति बनती है, जिनके द्वारा बोला गया था कि वीडियो का पद है वो सृजित किया जाना चाहिए और पंचायतों को है वो वित्तीय संसाधन भी दिए जाने चाहिए। फिर 1990 के अंदर हरलाल सिंह खर्रा समिति बनती है और 1996 के अंदर अरुण कुमार व्यास समिति बनती है। 1999 के अंदर जो है ये शिवचरण माथुर समिति बनती है। 2009 के अंदर है ये गुलाब चंद कटारिया समिति, जो कि वर्तमान में राज्यपाल है और ये हमारे वर्तमान में क्या है, राज्यपाल है। वीएस व्यास समिति का गठन है ये 2010 के अंदर जो है वीएस व्यास समिति का गठन जो है ये किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। वीएस व्यास समिति जो 2010 के अंदर बनी थी, उसके बाद में जो है मैं आपको जो सेंट्रल लेवल पे जो समिति बनी थी उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेंट्रल लेवल पे सबसे पहले जो है 1952 के अंदर 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। उसका बनने का जो मेन रीजन था वो ये था कि 1952 के अंदर एक तो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के अंदर राष्ट्रीय सह विस्तार योजना प्रारंभ की गई थी और इनके मतलब ये कितने कारगर साबित हुए हैं उसके लिए जो योजना आयोग द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बाद में बलवंत राय मेहता ने बोला था कि अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण ये दोनों ही कार्यक्रम आपके असफल रहे हैं और इसको कम से कम करने के लिए आप जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जैसा एक शब्द जो है यूज में लिया गया था, उसकी स्थापना कीजिए या फिर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा की जो है ये व्यवस्था कीजिए। उन्होंने साथ साथ में ये भी बात बोली थी कि जो जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर आप जो है जो मध्यवर्ती जो स्तर है उससे आप छूट दे सकते हो। तो 1957 के अंदर पहली बार सेंटर के अंदर जो है इसके लिए एक कोई समिति जो सिर्फ इसके लिए नहीं बनी थी, वो तो बनी थी उन कार्यक्रमों की जांच के लिए। 1977 ईस्वी के अंदर जो है ये अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने पहली बार ये बोला था कि पंचायती राज संस्थाओं को आप जो है ये संवैधानिक दर्जा दीजिए। और इन्होंने 4 स्तर की भी क्या की थी, बात की थी कि सॉरी 2 स्तर की बात की थी कि पंचायती राजों के सिर्फ और सिर्फ 2 स्तर होने चाहिए। और फिर जो समिति बनती है वो बनती है जीवी के राव समिति, जो 1985 के अंदर बनती है और इन्होंने जो है वो 4 प्रकार की जो है स्तर व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने बोला था कि ग्राम पंचायत लेवल पे भी होनी चाहिए, जिला परिषद पे होनी चाहिए और पंचायत स्तर पे भी होनी चाहिए, खंड स्तर पे भी होनी चाहिए और राज्य स्तर पर भी होनी चाहिए, जिनमें सर्वाधिक जो शक्तिशाली है वो पंचायत समिति होनी चाहिए। इन्होंने जिला विकास आयुक्त जैसा पद भी सुझाव किया था। फिर होते हैं एल.एम. सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये अपन राजस्थान के जोधपुर के थे और इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बाद में आता है पी.के. थुमगन समिति जो 1988 के तहत, और फिर जो आता है उसका नाम आती है वी.एन. गोडगिल समिति जो कि 1988 के अंदर आती है। इसी समिति के सिफारिश के आधार पर जो है वीएन पी.के. थुगन समिति की सिफारिश के आधार पर भी है जो पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को जो है लोकसभा से इस अधिनियम को पारित किया गया था, 73वें संविधान संशोधन को, और 23 दिसंबर से राज्यसभा से पारित करके जो है 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जो इनके समय कौन थे, शंकर दयाल शर्मा थे, उनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया था और 24 अप्रैल से ये लागू हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी संविधान का जो संशोधन का जो एक आर्टिकल था 243 अन, उसमें लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य है वो 1 वर्ष के अंदर अंदर अपने राज्य के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे और प्रत्येक राज्य 1 साल के अंदर अंदर। इसीलिए राजस्थान जो है ये 23 अप्रैल को करता है। हम पढ़ते हैं ना कि 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान के अंदर जो है 73वां जो है संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो वो इसी रीजन से है क्योंकि सेंट्रल लेवल पर ये लागू कब होता है, 24 अप्रैल को होता है और 1993 को होता है, तो 1 साल के अंदर अंदर करेगा। तो इससे ये वाला जो है सीक्वेंस बैठता है, तो इसको भी आप याद रखना। तो आई होप पंचायती राज से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 व 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी। 44वां संविधान संशोधन जो मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था और ये 42वां संविधान संशोधन उसका एंटी था। ठीक है। मिनरवा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों की प्राथमिकता संवैधानिक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? आप एक बार से इसको क्वेश्चन को अच्छे से देखिए।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल और केवल दो सही हो जाएगा। ठीक है, दो इसके अंदर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सभी मूल अधिकारों पर नहीं दिया गया था कि सभी नीति निर्देशक तत्व है उनको जो है सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 व 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी। ये बिल्कुल बात गलत है, सभी पर नहीं दी गई थी। वो केवल और केवल जो है सभी निर्देशक तत्वों को नहीं दी, केवल और केवल 39A और 39B और 39C को दिया गया था। इसको आप इंग्लिश में याद कर सकते हो, 39B और 39C। और इससे इंग्लिश से आप वैसे भी इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि 39B के अंदर क्या लिखा है, कि 39B के अंदर ये लिखा है कि राज्य जो है संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करेगा जिससे कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके, यानी बेनिफिशियल किसका हो सके, बी फॉर बेनिफिट और बी फॉर जो है बेनिफिशियल, आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो मैक्सिमम लोगों का जो है वो वेलफेयर उसके कल्याण उसके, ये आर्टिकल तो 39B के अंदर लिखा गया था। 39C के अंदर क्या लिखा गया है, तो सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन। तो राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे कि आर्थिक जो भी संसाधन है उसका केंद्रीकरण रोका जा सके, एक ही किसी व्यक्ति के पास जो टोटल संसाधन है वो ना हो। ये 39B और 39C मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके साथ मैं आपको आर्टिकल 39 पूरा बता देता हूँ। तो आर्टिकल 39A के अंदर जो लिखा गया था वो ये लिखा गया था, ए फॉर अवसर भी आप याद रख सकते हो, और अवसर से ए फॉर आजीविका भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा। ठीक है, अवसर की समानता को लेकर ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में भी है, और अवसर की समानता को लेकर प्रस्तावना भी है, अगर आपको याद आ रहा है तो 39A फॉर अवसर और ए फॉर आजीविका याद रखना। 39B को आप याद रख सकते हो बेनिफिट से, जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। 39C के अंदर है सेंटर, जिसके अंदर जो है सेंट्रलाइजेशन को रोका जाएगा। 39D, डी के अंदर जो है ये आप याद रखना कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, डिवाइड जो है इसके अंदर किया गया था, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ई के अंदर ये दिया गया था कि जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ई के अंदर है ये क्या रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पांच जो बातें आती है पांचों आप मैंने इसको ऐसा याद कर रखा है कि 39E है, इसके अंदर ई वैसे कितने आते हैं वोवल में, और जो वैसे 5 नंबर पे आता है ABCD के अंदर। तो उसी प्रकार से स्वास्थ्य के अंदर जो है ये 5 शब्द है, उसी प्रकार से इसको याद किया है मैंने। तो स्त्री और पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा और उन्हें से काम नहीं करने देगा जो उनकी आयु के विपरीत हो। ई एज भी आप याद रख सकते हो, ऐसे एज, ठीक है, एज के अंदर लास्ट में ई आता है उस हिसाब से। 39 अब ये बोलता है जो कि मूल संविधान के अंदर नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 39 अब ये बोलता है कि राज्य जो ये अब से भी इसको याद कर सकते हो। 39 जो अफ से भी आप याद रख सकते हो, अफ को बोलते हैं एनवायरनमेंट किससे होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। अफ फॉर फ्री याद रखना कि एनवायरनमेंट है ये पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, बच्चों को ऐसा वातावरण युक्त जो उपलब्ध कराया जाएगा जो कि गरिमा युक्त होना चाहिए, जिससे वे अपने जो है व्यक्तित्व का क्या कर सके, विकास कर सके। तो ये आर्टिकल 39 के अंदर दिया गया है, 39F के अंदर दिया गया है। 39A भी आपको आर्टिकल याद रखना है जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1977 में जोड़ा गया था, और ये था कि राज्य सभी लोगों को सम्मान, न्याय संहिता में विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, और इसी के बाद में जो है ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये अपने चर्चा में आई थी। तो आई होप ये जो आपको क्लियर हो गया होगा। मिनर्वा विल्सवाद का जो ये था कि मिनर्वा विल्सवाद है ये 1980 के अंदर हुआ था। ठीक है, मिनर्वा विल्सवाद में एक बात ये भी कहा गया था कि जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्व है, वो क्या है कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये भी आपको याद रखना है कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, वो कॉइन्स है, ये भी इसके अंदर आप याद रख सकते हो। और साथ ही साथ में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि एक अमेरिकन इतिहासकार थे ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि यदि इनको अच्छे से लागू कर दिया जाए ना तो भारतीय संविधान की आत्मा भी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने इनको कहा है। और उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोर स्टोन ऑफ द नेशन के अंदर ये बात उन्होंने बोली थी। तो ये आपको क्या रखना है उसके अंदर जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के निम्न दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है आपको। यहाँ पर 81वां संविधान संशोधन, 91वां और 97वां और 99वां संविधान संशोधन है। मैं आपको यहाँ पर अलग से लिख के बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा वो है गोच पोच वाला सिस्टम किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 81 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फिर 97 वाला है, और फिर जो है 99 वाला है। 91 का आई होप आप सभी को याद होगा कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो 2004 के अंदर किया गया था। उसके तहत जो है मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया है, मंत्री परिषद है उसके आकार को सीमित किया गया है।
उसमें जो राज्य के अंदर जो मंत्री परिषद होगी उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या बताई गई है वो 11+1, यानी इसके अंदर 11 मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री, टोटल कितने होंगे 12। ये न्यूनतम बताई गई है। अधिकतम बताई गई है जो उस राज्य की विधानसभा की 15%। जैसे राजस्थान की विधानसभा की सीट कितनी है 200, तो 200 का 15% कितना हो गया 30। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर अधिकतम कितने हो सकते हैं 30 जो है ये मंत्री हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये बताया गया है कि लोकसभा की जो है अधिकतम का बताया गया कि वहां पर लोकसभा की जो 15% हो सकती है मंत्री परिषद की संख्या, लोकसभा की 15%। इसका मतलब ये हो गया कि 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी साइज के रेस्ट्रिक्ट करता है उसको परिमित करता है, सीमित करता है। तो जो हमारा डी नंबर दिया गया ऑप्शन डी के अंदर आएगा 2। ठीक है, डी के अंदर कौन सा आ जाएगा 2 आ जाएगा, और डी के अंदर इसमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। हम पूरा इसके अंदर एनालिसिस देखेंगे तो डी के अंदर 2 ही है, इसका मतलब आंसर तो राइट कौन सा होगा 2 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हमारा इसके रिलेटेड हो गया है। उसके बाद आता है 81 जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 81वां संविधान संशोधन और जो है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन है ये आपको पता है एनजेक से संबंधित है, नेशनल राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जो है ये रिलेटेड है, जो कि अक्टूबर 2000 के अंदर जो है 15 के अंदर है, ये अक्टूबर 2016 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और आर्टिकल 81 है जो कि 2000 के अंदर हुआ था, वो क्या करता है वो रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का संरक्षण है। ये आर्टिकल 81 के तहत दिया गया है कि बैकलॉग के अंदर जो है ये वैकेंसी फिल की जाएगी। तो इस हिसाब से जो ये क्वेश्चन है ये सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, और ये अपना जो है पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है तो इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची का 2 का मिलान करना है मौलिक अधिकार। तो अभी हम मौलिक अधिकार जो है कंप्लीट पढ़ गए हैं, आपको पता है ये किस संविधान से लिए गए हैं, किसके संविधान से लिए गए हैं। तो अमेरिकी अधिकार पत्र से हमने मौलिक जो अधिकार है वो लिए थे, यानी ऑप्शन ए के अंदर क्या हो जाएगा 4, इसके अंदर ये मिल जाएगा। मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल जो है मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 81 अभी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा था वो भी मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। ठीक है, बीच में आता है कहीं ना कहीं, आप मेरे को बताना अगर आपको थोड़ा सा पता चल रहा हो तो कि कहाँ से वो रिलेट करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो आर्टिकल 39 है इसको भी हमने पढ़ा था मिनरवा मिल्स वाद वाला। और डीपीएसपी है इसको 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंदर निर्देशों का उपकरण कहा गया है। क्या कहा गया है निर्देशों का उपकरण जो है ये कहा गया है किसको डीपीएसपी को, ये आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला है। ठीक है, साथ ही साथ में ये है ये भाग 4 के अंदर भी है नीति निर्देशक तत्व, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसके अंदर है। 51 के अंदर जो लास्ट वाला वो आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वाला, और आर्टिकल जो 50 है इसके अंदर जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका शक्ति का क्या पृथक्करण वाला बात बताई गई है। फिर आता है केंद्र राज्य संबंध है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने कनाडा से लिए हैं, और ब्रिटिश संविधान से हमने मंत्रिमंडलीय जो सरकार है ये हमने ली है। कनाडा से हमने एक और भी चीज़ लिए गए हैं, आर्टिकल 248 है जो कि अवशिष्ट विषयों से रिलेटेड है, वो भी हमने कनाडा के जो संविधान से लिए हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, और इसमें हमें जो है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का वाद है, रोमेश थोपर बनाम मद्रास राज्य का वाद है, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ का वाद है, और चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य विवाद है। ये आपको वाद याद भी रखने हैं, और साथ ही साथ इनको जो है अच्छे से लर्न भी कर लेना है। आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट कर दिया गया था कि इसको 2-3 चीज़ें इससे जो है कोरिलेट होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम कब का है, ये 1935 का है, आपको पता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के अंदर आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर आया था, और वेवेल जो योजना है ये 1945 के अंदर प्रस्तुत की गई थी। तो इस हिसाब से जो अपना आंसर है वो ए के अंदर 1 आएगा, बी के अंदर 4 आएगा। तो बी के अंदर 4 दो ऑप्शन में आ रहा है, 1 और 2 के अंदर, ए के अंदर 1 आ रहा है। सी के अंदर अगस्त प्रस्ताव है 2 के अंदर आया, तो सी के अंदर 2, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपको याद रखना है कि संविधान सभा के बारे में क्या क्या था। पहली बार अगर व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा की किसी ने मांग की थी तो वो अमन रॉय ने की थी 1934 के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है पार्टी के आधार पर ये स्वराज पार्टी के द्वारा 1925 के अंदर जो है संविधान सभा की मांग की बात की गई थी। भारतीय संविधान सभा के अंदर टोटल 389 मेंबर थे, जिनमें से जो 296 है ये ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 जो है ये कहाँ से थे, देसी रियासतों से लिए गए थे, जिनमें मैसूर और त्रावणकोर से सर्वाधिक थी। त्रावणकोर से एकमात्र महिला थी जिसका नाम था एनी मसेकर। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए कि संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिलाएं थी, ठीक है। और इसके साथ साथ में 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है संविधान सभा की जो टोटल संख्या रह गई थी वो 299 रह गई थी, 299 ही रह गई थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ क्वेश्चन को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन को तो लाइक क्या ही करोगे, अंदर से निकाल के थोड़ी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द वाइट अम्ब्रेला के लेखक है? द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? तो ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेकिन इस क्वेश्चन को आरपीसी द्वारा क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता चला ये कौन कौन से आ जाते हैं। ये देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? मिजोरम के अंदर कितने नाम आ रहे हैं? एक मी हो गया, दूसरा जो और तीसरा रम। तो इसमें से मैं कुछ रिलेट करने का पा रहा हूँ। 53वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत मिजोरम को क्या दिया गया था? एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। पहले मिजोरम है ये जो असम का भाग हुआ करता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, असम का उपराज्य था ये। सरकारिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकारिया कमीशन जो है रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था 24 मार्च 1983 को। और 1987 के अंदर इसने आयोग ने क्या दी थी अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो सरकारिया कमीशन के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। ये दोनों ही बात सत्य जो है यहाँ पर साबित हो रही है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही कारण भी है। तो ऑप्शन 2 इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जिन जिन ने जो केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग ही किया है। आप इंदिरा गांधी का कार्यकाल देख सकते हो, जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन है। 352 के अंदर जो है ये 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन है। 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि 3 बार लगा है। और 360 के अंदर जो है ये वित्तीय आपातकाल है जो एक बार भी नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो सरकारी आय के अंदर 2 मेंबर थे, एक का नाम था बी शिवरमन और एक का नाम था डॉक्टर एस आर सेन। ये भी आपको क्या रखना है इसके अंदर साथ साथ में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक जो है ये नियुक्त किए गए थे? तो इसके अनुसार जो है नियुक्त किए गए थे वो श्री राम सेवक शर्मा उस समय थे, उनको द्वारा ये उनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम जो ओबीसी वाला है ये कब आया था? और बाल मजदूर जो अधिनियम है ये कब आया था? निःशक्त जन समान अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब आया था? तो ये क्वेश्चन भी आरपीसी के द्वारा क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, आपको पता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जिसके अंदर टोटल 7 अध्याय हैं। 7 में से जो 5वां अध्याय है ये राज्य से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है। और उसी की धारा 21(1) के तहत जो है ये राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था, जिसने अपना कार्य करना कई जगह तो मिलता है 23 मार्च को और कई जगह मिलता है 13 मार्च को करना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 के अंदर बनाए गए थे और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनको नियुक्त किया गया था श्रीमती कांता कुमारी भटनागर, ठीक है। कांता कुमारी भटनागर जो है इनको नियुक्त किया गया था। पहली जो है ये अध्यक्षा थी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। बाद में एस सगीर रंगन बनते हैं जो कि राजस्थान राज्य के क्या थे, जो उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन भी आता है। एन के जैन, नगेंद्र कुमार जैन ये भी रह चुके हैं। जस्टिस सगीर अहमद भी रह चुके हैं। कांता कुमारी भटनागर भी रह चुकी है। लेकिन ये जो प्रेमचंद जैन है ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन है ये राज्य सरकार को देता है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यार कौन किसको देगा, जैसे कि
एक सूचना आयोग होता है और एक ये होता है, ये दोनों राज्य सरकार को देंगे। क्यों देंगे? कि राज्य सरकार ही होती है जो मानवों की चर्चा करती है, मानवों के अंदर जो है भाग लेती है। सूचना भी राज्य सरकार को ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सूचना और मानवाधिकार दोनों आप राज्य सरकार से ऐसे याद कर सकते हो, रिलेट करके याद कर सकते हो। फिर मानवाधिकार के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंदर ये जो सगीर अहमद वाला आपको याद रखना है, ये मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। और कांता कुमारी भटनागर है, इनका सबसे कम कार्यकाल भी है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान के अंदर जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे अगर आपने यहाँ तक क्लास लगाई है तो, और आपको पता भी होगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, और जो भी फैक्ट है ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई थी? तो ये जब उस समय आया था, उस समय तो 107 थी इसके अंदर। बाद के अंदर समय समय के अंदर चेंज होती रहती है, और ये क्वेश्चन जो पेपर मैंने ले रखा है 2015 का है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। यहाँ से हमें देखने को ये मिलता है कि हमें किस प्रकार से पॉलिटी को तैयार करना चाहिए। जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य की मतदान दर क्या थी? अब 2020 वाला जो है ये जो राज्य निर्वाचन जो स्थानीय निकायों के चुनाव थे, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उस समय जो है ये 76.19 थी, और ये 18वीं जो लोकसभा है उसके भी, और जो 16वीं विधानसभा है उसके भी, और जो 2020 के अंदर जो चुनाव हुआ था, यानी 11वीं जो भी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे, उसको भी याद आपको रखना है। 11वीं कैसे होगी? तो आपको पता होगा कि राजस्थान जो है के अंदर पहली बार जो चुनाव है पंचायती राज संस्थाओं के, ये 1960 के अंदर करवाए गए थे, और ये चुनाव करवाए गए थे पंचायत विभाग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में 1965 के अंदर करवाए गए, फिर 1971 के अंदर करवाए गए, फिर 78 के अंदर करवाए गए, 88 के अंदर करवाए गए, और फिर जो है ये 1995 के अंदर जो करवाए गए थे। इसके बीच में 1988 के अंदर भी करवाए गए थे। तो 78, 88, 71, 65 5 चुनाव तो है ये किसने करवाए थे? पंचायत विभाग ने करवाए थे 5 चुनाव तो। और उसके बाद में 1995 के अंदर जो है ये पहली बार जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के, या फिर आर्टिकल 243 जो है Z के अंदर उल्लेखित थे, उसके द्वारा करवाया गया था। फिर दूसरा इसने चुनाव करवाया था 2000 के अंदर, फिर 2005 के अंदर, और फिर 10 के अंदर, फिर 15 के अंदर, और फिर 20 के अंदर। तो ये कितने करवा लिए इसने? 6। तो 5 पहले थे और 6 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 11 चुनाव हो गए। तो 2015 का जो चुनाव था वो था 10वां, और 2020 का चुनाव था वो कौन सा था? 11वां। तो 11वां जो है स्थानीय नगर निकायों का चुनाव है, ये आपको याद होना चाहिए एकदम पूरा पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे वो कौन था? तो वह थी भारतीय जनसंघ, या फिर राम राज्य परिषद, किसान मजदूर पार्टी, या हिंदू महासभा। तो राजस्थान के विधानसभा के अंदर जो सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए थे वो राम राज्य परिषद को हुए थे, 24 वोट। ये भी आपको याद रखना है, राम राज्य परिषद को 24 वोट प्राप्त हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था? तो संभागीय जो आयुक्त के पद को है ये 1962 में समाप्त कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान का जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और यहीं से है 1961 के अंदर भारत के अंदर पहली बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति कौन थे ये मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1987 में जो है ये वापस स्थापित कर दिया गया था। 1962 में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, और 87 के अंदर थे जो है हीरालाल, ठीक है, देवपरा। देवपरा नहीं थे, जो अचपर नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि क्या सत्य नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया। मैंने अभी आपको बताया था 13 मार्च मिलता है या फिर 23 मार्च मिलता है। तो 23 मार्च को आयोग ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। ये कितना एकदम डीप वाला क्वेश्चन है। आयोग में एक पूर्णकालीन अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ये बात बिल्कुल सही बात है। 2006 के अंदर जो है पहले इसके अंदर 1+4 इसकी संरचना थी। बाद में 2006 के अंदर संशोधन किया तो इसमें 1+2 कर दिया गया, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। 1+2 सदस्य कर दिए गए। और 2019 के एक संशोधन के द्वारा पहले ये होता था कि मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो उच्चतम न्यायालय का केवल और केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। 2019 में संशोधन करके ये बोला गया कि केवल जो है न्यायाधीश भी, यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी इसका क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ 2019 में ये भी प्रावधान किया गया था कि इसके अंदर जो 2 मेंबर हैं, इसके अंदर जो 2 मेंबर होते हैं, ये 1+2 वाला 1+2 जो मेंबर वाला जो सिस्टम है ये 2019 के अंदर ही किया गया था। ये 2006 के अंदर किया गया था, ये आपको याद रखना है।
आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ये 2019 के अंदर प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही बात है। जुलाई 2000 से लेकर जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। एस गोदारा। तो जुलाई 2000 से लेकर जुलाई 2005 तक अमर सिंह गोदारा। एस का मतलब है अमर सिंह गोदारा। आपको पता होगा कि पहली बार जब 2000 के अंदर ये बना था आयोग, 2000 के अंदर जब बना था उसमें 1+4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें आर के अकोदिया साहब आ जाते हैं, ये अमर सिंह आ जाते हैं और 2 मेंबर और थे। तो उसमें जो राइट आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर इसमें गलत हो गया। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर काम लेते हैं, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है ये कट गया, 2 नंबर 4 नंबर ऑप्शन कट गया। फिर बचता है 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है या नहीं है, 2 नंबर सही है। ठीक है, आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, तो 2 नंबर इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 14वीं विधानसभा के अंदर सम्मिलित कीजिए। तो वर्तमान में आपको ये 14वीं विधानसभा के अनुसार नहीं याद रखने हैं। वर्तमान में आपको जो है ये 16वीं विधानसभा के तहत जो है ये आपको याद रखने हैं। और 16वीं विधानसभा के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन क्या क्या है। 16वीं विधानसभा के जो वर्तमान में लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वो है टीकाराम जूली साहब। ये आपको याद रखना है, टीकाराम जूली साहब है, जो कि अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। और लोक जो उपक्रम समिति है, लोक उपक्रम समिति जिसको बोलते हैं राजकीय उपक्रम समिति, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो है कालीचरण सराफ साहब। ठीक है, कालीचरण सराफ है, ये अभी जो है प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रोटेम स्पीकर जैसा पद भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख। प्राक्कलन समिति क जो है इसके अध्यक्ष थे अर्जुन लाल। क के अंदर कौन सा थे, अर्जुन लाल। तो अर्जुन ने सबसे पहले क्या सीखा था, क सीखा था, तो अर्जुन लाल को आप याद रखना है, अर्जुन लाल जिनगर। अर्जुन ने सबसे पहले क सीखा, इसलिए क के जो अध्यक्ष होंगे वो अर्जुन लाल हो जाएंगे। और जो ख के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे श्रीचंद कृपलानी। ठीक है, याद रखना श्रीचंद कृपलानी। जेपी कृपलानी जिन्होंने क्या किया था, संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे, वो जेपी कृपलानी थे, आपको याद होगा। और एक हम हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, ये जो मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ते हैं उसके अधिवेशन में जेपी कृपलानी ने भाग लिया था विजय लक्ष्मी पंडित के साथ में। तो ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है टीकाराम जूली साहब हो गए। लोक उपक्रम समिति या राजकीय समिति के अध्यक्ष कालीचरण सराफ साहब हो गए। प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष अर्जुन ने पहले क सीखा, इसलिए अर्जुन लाल जिनगर हो गए। और प्राक्कलन समिति ख के अंदर आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम था श्रीचंद कृपलानी। तो ख के में कौन आ जाए, श्रीचंद जो आ जाते हैं कृपलानी, नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2015 को यथा विद्यमान राजस्थान का कौन सा जिला शौचालयों के निर्माण के वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने के पहले स्थान पर रहा था। तो ये उसमें का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो अपने कोई काम का नहीं है, उसका उस समय उत्तर क्या था ये पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया भाई साहब 4 बार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 4 बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति जो शासन है ये लगा है। मैं आपको पूरा राष्ट्रपति शासन ये अभी एक बार बता देता हूँ कि कब कब क्यों क्या और इसमें कौन कौन जो है राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति थे, ये जो राज्यपाल थे, आपको बता देता हूँ। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो लगाया गया था चौथी विधानसभा के अंदर। आपको याद क्या रखना है, चौथी विधानसभा के अंदर पहली बार जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसमें राजस्थान के राज्यपाल थे, उनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री भी थे और यूपी से ये रिलेटेड थे, संपूर्णानंद साहब है। ठीक है, संपूर्णानंद। ठीक है, 1967 के अंदर जो है ये चौथी विधानसभा के अंदर लगाया गया था 13 मार्च को। तो 13 मार्च 1967 से लेकर 13 मार्च 1967 से लेकर 1900 जो 26 अप्रैल 1967 तक ये राष्ट्रपति शासन है जो रहा था। और जब ये लगा था तो उसमें राजस्थान के राज्यपाल थे जिनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद। और जब इसको हटाया गया था तो इसके कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में हटा था, तो सरदार हुकम सिंह जो साहब है, सरदार हुकम सिंह है, इनके कार्यकाल में इनको हटाया गया था। तो ये पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है ये लगा था राजस्थान के अंदर उस समय, ये आपको याद रखना है। उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था भैरव सिंह शेखावत साहब, जिनको बाबा साहब के नाम से भी जाना, सॉरी टिकारा जो मोहनलाल सुखाड़िया साहब है, ये उस समय राजस्थान के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। और सर्वाधिक जो टाइम जो रहा है राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार लगाया, 2 बार लगाया गया है, वो लगा है भैरव सिंह शेखावत के समय। मैं ये फैक्ट बताना चाह रहा था वहाँ पे। ठीक है, वो फ्लो के अंदर निकल गया, उसके लिए सॉरी। तो भैरव सिंह शेखावत के समय जो है ये लगा था सर्वाधिक बार में।
चौथी विधानसभा के अंदर ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1970 में। ठीक है, 1970 के अंदर जो है ये 1977 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, सॉरी 1977 के अंदर, और फिर 1980 के अंदर लगा था, और फिर 1993 के अंदर जो है ये राष्ट्रपति शासन लगा था। सर्वाधिक अवधि है वो चौथे राष्ट्रपति शासन की रही थी, और सबसे कम अवधि है ये पहले की ही सबसे कम जो है अवधि ये रही थी। 1970 के अंदर 1980 के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसमें राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो जो है गुरुकुल जो थे रघुकुल तिलक थे। ठीक है, जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं रघुकुल तिलक। तो ये भी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना था। तो राजस्थान का जो प्रथम मुख्य सचिव है ये जो है के राधाकृष्णन है। ये राजस्थान के प्रथम जो है ये मुख्य सचिव थे। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के बारे में के राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गागरीन है ये किस जिले की एक परियोजना है। तो गागरीन है ये झालावाड़ जिले की एक परियोजना है, ये आपको याद रखना है। गागरीन जो है ये झालावाड़ जिले की एक परियोजना है। पीपलाद है, तकली जो और गरदड़ा, इसके अंदर हमें इसके अंदर मिलाते हैं। गागरीन झालावाड़ के अंदर है तो ये इसके अंदर एक के अंदर 3 हो जाएगा। तकली 12 के अंदर है तो डी के अंदर जाएगा 4, डी के अंदर 4 हो जाएगा, और डी के अंदर 4 हो जाएगा। तो डी के अंदर 4 इसी एक ऑप्शन में आ रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 64 का जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि गागरीन झालावाड़ के अंदर है तो इसके अंदर ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर पीपलाद आता है तो पीपलाद जो है ये भी झालावाड़ के अंदर है, तो गागरीन और पीपलाद ये भी झालावाड़ के अंदर है, दोनों ये सही हो जाएगा। गर्दड़ा तो गर्दा उड़ाएगा, तो गर्दड़ा है ये बूंदी के अंदर है। गर्दा जैसे बूंदी खा के गर्दा उड़ाते हैं ना, उसी प्रकार से ये। और तकली जो है ये कहाँ पर है, तो तकली जो है ये हो जाएगी कोटा के अंदर। तकली कोटा के अंदर है, तो तकली कोटा के अंदर है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता सर्वाधिक मानी जाती है। तो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट ही था उसमें, और इसका जो राइट आंसर है वो भी यही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को देखते रहना, जिससे कि आपके पीवाईक्यू से संबंधित जो भी डायमेंशन है वो सभी क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल हो। तो थैंक यू सो मच।